आसपास के अगर पड़ोसी देशों से देखा जाए तो वहाँ से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है हमारे यहाँ, चाहे वो सड़क हो, रेल हो या हवाई जहाज़ की यात्रा का हो। तो मैं मानता हूँ कि यात्रियों की सुविधाओं का लाभ सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने कई लोगों को मकान दिए हैं, जो स्टेट सरकार है वो भी कई जन कल्याणकारी योजना चला रही है। नो डाउट अनिल फिरोजिया के कार्यकाल में काम हुए हैं, मगर जो कांग्रेस ने प्रत्याशित दिया है महेश परमार के रूप में, वो उनका सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। अब किसी पार्टी के लिए तो हम कुछ विशेष बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी बार 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है भारत को। और महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात है कि यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो लोकल है। जो अच्छा काम करता है वही भारी है समाज के ऊपर, है ना। आम पब्लिक का जो काम करे, कोरोना काल में सिर्फ हमने रोड पे, मोहल्ले में, गली में, अस्पतालों में सिर्फ महेश परमार को। लोकसभा चुनाव की आगाज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा से वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया इस बार मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस से तराना विधायक महेश परमार पे भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। आइए हम जानते हैं आम जनता से कि उनकी क्या राय है, वह 13 मई को मतदान करके किसे जीत का ताज पहनाएगी। देखिए, खास तौर पे लोकसभा का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर होता है, लेकिन इसके अलावा जो सांसद होते हैं, वर्तमान में सांसद भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार अनिल फिरोजिया जी को बनाया है उज्जैन में। कांग्रेस ने जो उनके विधायक हैं महेश परमार जी को विधायक बनाया है। और इस चुनाव की रोचक बात ये भी है कि महेश परमार एक बार विधानसभा के चुनाव में अनिल फिरोजिया जी को हरा चुके हैं। और उज्जैन संसदीय क्षेत्र में जो इस समय मुद्दे हैं वो खास तौर से मोदी फैक्टर तो अपना काम कर ही रहा है। इसके अलावा सनातन का मुद्दा भी अपनी जगह है। कांग्रेस जो बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। इसके अलावा सांसद की अपनी कार्यशैली पर भी चर्चा होना चाहिए। फिरोजिया जी ने 5 साल इस यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है उज्जैन संसदीय क्षेत्र का, तो एक सांसद के रूप में उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो भी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महेश परमार जी, उनको भी ये बताना चाहिए कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है खास तौर से कि पूरा चुनाव जो है वो एक व्यक्ति केंद्रित, मोदी केंद्रित हो गया है। मोदी जी के, या तो आप मोदी जी के साथ हैं या आप मोदी जी के विरोध में हैं। और इसलिए रोटी कपड़ा और मकान जिस पे चुनाव पहले हुआ करते थे, वो मंदिर भगवान से आत्मनिर्भर होता हुआ मोदी तक चला गया है। और उसी पे चर्चा होती है, चाहे वो चौराहे पर चर्चा हो, चाहे मीडिया में चर्चा हो, राजनीतिक दलों में चर्चा हो, आम सभाओं में चर्चा हो। इन सब चीज़ों पे चर्चा होना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा होना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामकाज को देखा जाना भी जरूरी है। लेकिन ये भी देखा जाना जरूरी है कि जो स्थानीय स्तर पर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया है, कितनी ईमानदारी से किया है और उसकी कार्यक्षमता क्या है। यह एक बड़ा उसका एक फोकस में आने लायक विषय है। इसको कम फोकस किया जा रहा है। और अभी ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, ये जनता के बीच में एक पर्सनालिटी कल्ट के रूप में, एक परसेप्शन के रूप में चला गया है कि सारे चुनाव को परसेप्शन के स्तर पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ मोदी जी की गारंटी की बात कर रही है, सनातन की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, 10 साल के अपने शासनकाल में उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं उनकी बात कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश में जो पिछले लगभग 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके कामकाज पर तीखी टिप्पणियां कर रही है। और ये पूरा चुनाव इसी तरह की तीखी टिप्पणियों के बीच में लगातार संपन्न होता जा रहा है। क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा चुनाव में जो भाजपा बोल रही है 400 पार का, किस आधार पे आपको ये लगता है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? देखिए, जो भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाए रखने के लिए हमेशा से वो एक टारगेट फिक्स करके चलता है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ और वो 1980 में कुल 150-200 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन तब भी उनका नारा हुआ करता था कि अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तब भी जब वो उतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ते थे कि वो सरकार बना सके, तब भी वो अपने आत्मविश्वास की बात करते थे। तो अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए और एक भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए, क्योंकि 370 धारा को कश्मीर से हटाया गया है और 370 धारा जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रही है, तो कार्यकर्ता उससे भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए एक नारा दे दिया गया कि 370 सीटें भाजपा को लाना है और हर बूथ पर 370 वोटों को बढ़ाना है। और इसी के साथ जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनकी सीटें भी बढ़ाते हुए 400 सीटों का एक नारा, एक लक्ष्य, एक भावनात्मक लक्ष्य मोदी जी ने दिया है। उसके सहारे वो कार्यकर्ता को सक्रिय करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। वही कांग्रेस की बात कर रही है कि ये रावण जैसा अहंकार दिखा रहे हैं भाजपा के जो लोग हैं, और वहीं ये बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से भाजपा जो है
काफ़ी भयभीत है और इस बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है। देखिए, विपक्ष का कहाँ, विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने गठबंधन भी बनाया है, कई राज्यों में वो मिलकर लड़ रहे हैं, कई राज्यों में अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल है और उसको सरकार का विरोध करने का पूरा हक है, सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करने का उसको पूरा हक है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति के खिलाफ बोलना या उनकी नीतियों की आलोचना करना एक मजबूत विपक्ष का काम भी है। इसके साथ साथ खास तौर से देखा ये जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को अपना एक विजन भी पेश करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया है और उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जनता के बीच में डालने की कोशिश की है, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं, वो उस घोषणा पत्र को लोगों तक कितना ले जा पाते हैं, कितना कन्विंस कर पाते हैं मतदाताओं को, ये देखने वाली बात रहेगी। ये लोकतंत्र में अहंकार जैसा कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में मैंने आपको बताया ना कि जो छोटी सी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही होगी, वो भी केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रही है, या जो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ रहा है कुछ 10, 15, 20 सीटों पे, वो भी केंद्र में सरकार बनाने की बात कर रहा है। तो जो भी चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी सरकार बनाने की बात करते ही हैं। ये अहंकार की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में। चुनाव में सबको अपने जीत के दावे करने का अधिकार है, सरकार बनाने के दावे करने का अधिकार है। ये तो मतदाता के पास अधिकार है कि वो किसको चुनता है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के दावे जो सही बैठेंगे और कौन सरकार बनाएगी? देखिए, मतदाता बहुत समझदार है भारत का, और भारत के मतदाता ने बहुत समझदारी से हमेशा से वोटिंग किया है। इसीलिए ये पूरे विश्व का सबसे समझदार गणतंत्र है, सबसे समझदार लोक मतदाता हमारे भारत का है। और वो पिछले 10 साल के कार्यकाल की सरकार की कामों का आकलन करेगा और वो देखेगा कि अगले 25 साल किस तरह से भारत के जाने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ क्या हैं, देश की स्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक मुद्दे क्या हैं, आर्थिक मुद्दे क्या हैं, धार्मिक मुद्दे क्या हैं, रोजगार की स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों पर वो विचार करने के लिए उसके पास विषय भी हैं और वो विचार करता भी है। हमारे यहाँ का जिस मतदाता को लोग अनपढ़ मतदाता कहते हैं, लेकिन उसने हमेशा लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से दिखाया है कि वो कितना समझदार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वोट डालने भी जाएगा और एक अच्छी सरकार को भी चुनेगा। देखिए, जो वर्तमान हम प्रदेश से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में काम कर रही है और हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे लगभग 20 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो स्वाभाविक बात है कि काम के आकलन की अगर बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कामों को हमने देखा है, उसके आकलन को देखा है। केंद्र में जो केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको हमने देखा है और मूलभूत सुविधाओं को हमने अपनाते हुए देखा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज देश आसपास के अगर पड़ोसी देशों से देखा जाए तो वहाँ से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है हमारे यहाँ, चाहे वो सड़क हो, रेल हो या हवाई जहाज़ की यात्रा का हो। तो मैं मानता हूँ कि यात्रियों की सुविधाओं का लाभ सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने कई लोगों को मकान दिए हैं। जो स्टेट सरकार है वो भी कई जन कल्याणकारी योजना चला रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर योजना चला रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। और धरातल पर दिख भी हमारे उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक विक्रम नगर उद्योगपुरी डला है जिसमें लगभग हज़ारों करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है और कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कांग्रेस की बात करें तो हमने चूँकि कांग्रेस का ना काम देखा है ना उसकी वर्किंग देखी है इन 10-15 सालों के अंदर, तो स्वाभाविक बात है कि जब तक हम उसका काम नहीं देखेंगे तो उसके आकलन कैसे। लेकिन वर्तमान जो प्रदेश चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक आपने कांग्रेस का काम नहीं देखा, तो ऐसे में क्या मौका देना चाहेंगे आप कांग्रेस? देखिए, मौका देने की बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन सत्ता पे कौन काबिज होगा, देश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, देश को चलाने के लिए कौन, जिन लोगों से उन्होंने गठबंधन किया उसमें कई भ्रष्टाचार के आरोपों को हम लोगों ने सुना है, सब पेपरों में पढ़ते थे, देखते थे कि जो 14 के पहले की सरकारें थी उसमें भ्रष्टाचारों में लिप्त रहती थी। तो ऐसे में थोड़ी डामाडोल की स्थिति रहती है नए वोटर्स के रूप में और जो पुराने वोटर उनके मन के अंदर भी। तो मेरा मानना है कि सरकार लगभग भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन की बनने जा रही है। देखिए, नो डाउट मोदी सरकार ने काम तो काफ़ी किए हैं और उज्जैन में भी हमारे काफ़ी काम केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, जिसमें 4 लेन्स वगैरह बने हैं, रेलवे के काफ़ी काम हुए हैं। नो डाउट अनिल फिरोजिया के कार्यकाल में काम हुए हैं, मगर जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है महेश परमार के रूप में, वो उनका सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। उनकी तरफ से जो आज चुनाव में जो उतारा गया प्रत्याशी वो काफ़ी लोकप्रिय प्रत्याशी, इसलिए जो चुनाव के परिणाम पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि वो कितनी तरह की फाइट दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उज्जैन का चुनाव का परिणाम बहुत ही क्रूशल रहेगा इस बार रहने वाला है। क्या लगता है आपको देश में जो चुनाव का जो माहौल है? देश में तो मोदी जी का माहौल है भैया, इसके अलावा कोई माहौल नहीं है। चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं आपकी नज़रों में देखा जाए? देखो एक तो स्टेबल गवर्नमेंट वो दे रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, डिफेंस सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है, बाहर डिफेंस का एक्सपोर्टर हो गया वेपन्स का, भारत की साख बढ़ी है, हम लोग यही चाहते हैं। और रही रोजी रोजगार की बात, सबको रोजगार मिल रहा है, महाकाल लोग बनने के बाद कितना लोगों को रोजगार मिला। तो ऐसा नहीं है, मुद्दे हैं जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ी उस प्रकार से उनको लोगों को रोजगार और बिजनेस भी मिल रहे हैं।
तो ये तो मोदी सरकार नो डाउट वापस रिपीट हो रही है। अब किसी पार्टी के लिए तो हम कुछ विशेष बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है भारत को, उसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग जाने वाले हैं, मतलब आम जनता उस पर जाने वाली है। क्योंकि जहां वंदे भारत और स्पीड ट्रेन का जो एक ज़माना आया है मोदी जी के राज में, तो निश्चित रूप से भारत भी उसी स्पीड से आगे जा रहा है और आगे जाएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं है इन 29 सीटों को मध्य प्रदेश से ले जाना। बात करें उज्जैन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस बीजेपी की, क्या लगता है आपको कौन किसको भारी पड़ेगा? केंद्र सरकार की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मोदी जी पूरे प्रदेश के लिए, हर देश के लिए, हर शहर के लिए अगर योजना बनाते हैं और उनका प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो निश्चित रूप से शहर की प्रगति और उन्नति होगी। और आने वाले सिंहस्थ के लिए हम काफ़ी नई योजनाएं लेके आ पाएंगे। माननीय मोहन यादव जी ने जो अभी अपना विज़न रखा है, उसके हिसाब से भी हमारा शहर निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छी प्रगति और उन्नति करने वाला है। स्थानीय उपलब्धियों और मुद्दों की बात करें चुनाव में, तो आपकी नज़र में क्या क्या है? स्थानीय मुद्दे में तो अभी शहर के, अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान में हम काफ़ी कुछ शहर को साफ़ सफाई से अच्छा रख पाए हैं और आगामी तैयारियां भी जो है सिंहस्थ की शुरू हो चुकी हैं। तो कुछ ना कुछ तो नया होता रहा है और मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है तो उनके भी दायित्व में ये चीज़ आती है। काफ़ी उनने और योजनाएं आगे के लिए भी बनाई हैं। तीसरा फेज़ महाकाल लोक का भी शुरू होने वाला है और प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मंदिर है उनका जीर्णोद्धार, उनका महाकाल लोक की तर्ज पर कुछ ना कुछ नवीनीकरण हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं और 400 पार के नारे को हमें दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी प्रगति का द्योतक है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी लोकसभा चुनाव में सिप्रा शुद्धिकरण का है, जो पिछले 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई है। दूसरा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात है कि यहाँ का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो लोकल है और किसान का बेटा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बिल्डर है और भूमाफिया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त की ओर है और इस बार कांग्रेस अच्छी फाइट में है और संभवतः कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। क्या लगता है आपको कि क्या माहौल है देश में, किसकी सरकार आप चाहते हैं? देश में तो अभी अजीब सा ही माहौल है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी वोट परसेंटेज गिर गया है और भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मंगलसूत्र पे चुनाव आ गया है, हिंदू मुसलमान पे चुनाव आ गया है। चुनाव अब देश की जनता चुनाव मुद्दों पे करेगी, शिक्षा पे करेगी, स्वास्थ्य पे करेगी और महंगाई पे करेगी। नाम बताओ। बबलू खींची। जो अच्छा काम करता है वही भारी है समाज के ऊपर, है ना। आम पब्लिक का जो काम करे, कोरोना काल में सिर्फ हमने रोड पे, मोहल्ले में, गली में, अस्पतालों में सिर्फ महेश परमार को काम करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए देखा है। महेश परमार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा प्रत्याशी है और हमें लगता है कि पब्लिक, पूरी आम पब्लिक महेश परमार जी का साथ देगी और उन्हें विजय, बहुत भारी बहुमतों से विजय बनाएगी। क्या स्थानीय मुद्दे हैं चुनाव को लेकर? बेरोजगारी, युवा बेरोजगार है, घूम रहे हैं बेचारे, मारामारी हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के भाव 125 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर, जहाँ कांग्रेस के शासन में 60 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 125 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। 200 रुपये लीटर सोयाबीन तेल लोगों ने खाया है। तुअर दाल, दूसरी दालें 200 रुपये किलो की दालें हो गई हैं, 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो हुआ करती थी दालें। और इसके अलावा 1200 रुपये टंकी के भाव हो गए हैं। जो एक गृहस्थी चलाने वाला इंसान जो कांग्रेस शासनकाल में 350 की टंकी भराता था, आज वही 1200 रुपये मजबूरन उसे अपने दिल पे हाथ रखकर मजबूरन उसको 1200 रुपये टंकी भरानी पड़ती है। सर वैसे तो यही चाहेंगे कि मोदी सरकार बने और अभी तक जो देखा जाए तो प्रत्याशियों की टक्कर में अनिल फिरोजिया जी भारी दिख रहे हैं। और खैर मोदी लहर भी है, जो कहना चाहिए कि ऑब्वियसली पूरे देश में उसका प्रभाव है ही सही। और मेरे ख्याल से उज्जैन में शुरू से ही सर मालवा की सीट तो बीजेपी की ही मानी जाती है। सर क्या मुद्दे आप मानते हैं इन सारे चुनावों को लेकर कि क्या उपलब्धि रही है जिसके आधार पर आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ? सर हमारे ख्याल से जो मेन मुद्दे हैं आजकल, एक तो शहरों में देखा जाए तो एक अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और बहुत सारे मुद्दे
रोज़गार से भी जुड़े हुए हैं। रोज़गार पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। काम धंधों में पहले जैसी तेज़ी तो नहीं है, कुछ स्थिति संभली तो है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो पूर्व में, जो बोलना चाहिए कोरोना के पूर्व स्थिति थी। वहाँ तक सरकार को कोशिश करना चाहिए, नई स्कीमें लॉन्च की जाएँ, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन उससे उद्योग धंधों पे और बाकी चीज़ों पे भी विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। और इसके अलावा जो बोलना चाहिए, शहर में शांति व्यवस्था तो बनाए रखने की ज़रूरत है ही सही। चोरियाँ जैसी बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी के कारण ही ये चीज़ें होंगी, तो रोज़गार उपलब्ध अवश्य करवाना चाहिए। हमने आम जनता की राय जानी है। उनका यह कहना है कि हम हमारे मताधिकार का उपयोग करके विकास करने वाली पार्टी को ही जीत का ताज पहनाएंगे। और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी की रिपोर्ट।